पढ़े थे एप्लीकेशंस। अच्छा ठीक है। ओके ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर किया था, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम जेईई की पर्सपेक्टिव से करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक मिनट। ध्यान से देखो ये वाला क्वेश्चन, ये बाकी था ना। यस। ए बी सी आर थ्री यूनिट वेक्टर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर 8 के बराबर गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? आपको मैंने पिछली क्लास में सिखाया था मॉड ए प्लस मॉड बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अप्लाई करो। आंसर आया किसी का? जल्दी करो। सर इसके ऑप्शंस है। नहीं, आंसर बताओ जो भी आ रहा है।
ट्राई करो अच्छे से, सब लोग टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी ईमानदारी से ट्राई करो अच्छे से। ओके, सीखो अच्छे से, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में एक्चुअली। सबसे पहले आपको जो दिया था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है तो ध्यान रखना सबका मैग्नीट्यूड आपका 1 होगा, पहली चीज। दूसरा, मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी। यहां से आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट सी इक्वल टू 8। इसको ओपन करोगे a माइनस बी के होल स्क्वायर को और a माइनस सी के होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये आएगा। अब Yes. जहां जहां मैग्नीट्यूड 1 है उसकी जगह 1 आ जाएगा, 1 प्लस 1। अब 2 यहाँ से चाहो तो 2a डॉट बी ऐसे कैसे ले लो, वैल्यू वापस रख देना। यहाँ 1 प्लस 1 माइनस 2a डॉट सी इक्वल टू 8। तो ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट सी इक्वल टू, ये उधर चल जाएगा इधर आ जाएगा, 4 माइनस 8 माइनस 2। 1 प्लस 1 प्लस 1 4, 4 माइनस 8 माइनस 4 बनेगा, सॉरी माइनस 4 डिवाइड बाई 2, सॉरी माइनस 4 बनेगा। हाँ, यहाँ पे 4 बनेगा, माइनस 8 माइनस 4 बनेगा, ऐसे 2 कॉमन। तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इसकी वैल्यू आपके पास -2 आ रही है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. अब आपको जो वैल्यू निकालनी है उसके वापस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बस समेश ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 4 a डॉट बी। और सेकेंड वाला भी क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 4 a डॉट सी। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट अप कर दो एक एक करके। मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, इन सबकी वैल्यू 1 है, 1. तो 1 प्लस 4, यहाँ पे भी 1 प्लस 4 और 4 कॉमन आएगा तो बचेगा a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो हो जाएगा 4 और 4 8, 10, 4 10 माइनस 8 दैट इज 2। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो क्वेश्चन में क्या था, मॉड a माइनस मॉड बी का होल स्क्वायर या मॉड a प्लस मॉड बी के होल स्क्वायर के बेस पे एक क्वेश्चन बनाया था, डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पे बेस्ड। अब ये वाला देखो, सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आपको हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा सीखने को मिलेगा, तो बस समझते जाओ और सीखते जाओ। एबीसी वापस 3 यूनिट वेक्टर है, ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर गिवन है, और बोला ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। क्या बोला, ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे भी कैसे सोचोगे, अब आपको एंगल ए और बी के बीच में चाहिए ना, तो ए और बी को साथ में रखो, बाकी को उधर भेज दो। देखो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है, तो ए प्लस बी किसके बराबर होगा, माइनस सी के बराबर। ए प्लस बी किसके बराबर होगा, माइनस सी। आपको ए और बी के बीच में एंगल चाहिए, इसलिए मैंने ए और बी को साथ में रखा। अब अच्छा, दो वेक्टर अगर इक्वल है तो ध्यान रखना, दो वेक्टर अगर इक्वल होते तो उनके मैग्नीट्यूड को भी आपस में बराबर कर सकते हो। Yes, sir. उनके मैग्नीट्यूड को भी आपस में क्या कर सकते हो, बराबर। इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल देयर मैग्नीट्यूड आर आल्सो इक्वल। इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो क्या करा मैंने, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर लिया। दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड भी आपस में इक्वल होंगे, ये बात करते हैं।
दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं तो वापस से वो वाला फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है उस फॉर्मूले में ए डॉट बी का टर्म आ जाएगा। तो यहाँ बनेगा मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। सारे के सारे यूनिट वेक्टर थे, इनकी वैल्यू पुट अप कर सकते हो आप। यह हो जाएगा 1 + 1 + 2 a इंटू बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दैम इक्वल टू 1। तो इसको सिंप्लीफाई करके कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल, 1 उधर जाके माइनस होगा, -1/2। तो थीटा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कहां पे आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, मतलब पाई माइनस अल्फा। अल्फा इज द एंगल ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पाई माइनस 1/2 कहां पे आएगा? 60 डिग्री पे। 1/2 कहां पे आता है? 60 डिग्री पे। तो पाई Yes, माइनस sir. तो cos थीटा की वैल्यू -1/2 कहां पे थी? सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट इज पाई माइनस पाई/3 पे, दैट इज 2 पाई/3। तो देखो यार, थोड़ा बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुआ। लॉजिक क्या सीखोगे? एबीसी में एक रिलेशन दिया हुआ था, ए और बी के बीच में एंगल पूछा था, तो ए और बी को साथ में रखा, बच्चे को उधर भेजा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. तो ये एक वेराइटी। एक फॉर्मूला और लिख लो, अगर मान लो 3 आ जाते हैं, a + b + c का होल स्क्वायर, तो उसके लिए बनेगा a² + b² + c² + 2a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a। अच्छा, आप लोग एक काम करोगे क्या? Yes, sir. मैं आपको है ना 3D ज्योमेट्री की, चलो कोई बात नहीं, रहने दो, आप रिकॉर्डिंग क्लास में कवर करेंगे। लिखो, चलो ये फॉर्मूला लिख लो पहले। Done, sir. तो देखो, ध्यान रखना, ये फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ a + b + c का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो बनेगा a² + b² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b + c डॉट b डॉट c + c डॉट a। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, कभी भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन में a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a टाइप की इक्वेशन अगर इन्वॉल्व होती है तो आप इस फॉर्मूले के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, इस पे Yes, sir. क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था, पूछा था कि a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू बताओ। क्या बोला था? इसकी मिनिमम वैल्यू बता। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है कि a + b + c का होल स्क्वायर है। ठीक है, किसी भी नंबर का होल स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, sir. किसी भी नंबर का होल स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसको मैंने ओपन कर दिया। जैसे उसको अपन ने ओपन किया, आपके पास फॉर्मूला बना a² + b² + c², 2ab, और ये सब यूनिट वेक्टर थे। वैल्यू पुट अप करी, इनइक्वालिटी आ गई। तो a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? ये क्या है यहाँ से रिलेशन? ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2, तो मिनिमम आपको पता चल गया। तो आपको ये ध्यान रखना। अंडरस्टूड? जैसे अब यहाँ पे Yes. मिनिमम वैल्यू निकालनी थी, जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया? a + b + c के होल स्क्वायर वाला। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये वाला फॉर्मूला इसलिए अप्लाई कर दिया ताकि ये वाला टर्म क्रिएट हो सके। अच्छा, अब ये मिनिमम का जो केस होगा, ये कब होगा? जब इन दोनों, अब सबकी वैल्यू कितनी आ रही? -3/2। सम कितना आ रहा है? -3/2। मिनिमम वैल्यू इसकी -3/2 आ रही है, और सबका मैग्नीट्यूड 1 है। सुनना ध्यान से इसको। a डॉट b, मिनिमम वैल्यू कितनी है? a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a का मिनिमम आ रहा है -3/2। अच्छा, इनमें जब वैल्यू रखूंगा ए बी इंटू कॉस θ1, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी सब 1 है, यहाँ बनेगा cos θ2, यहाँ बनेगा cos θ3 इक्वल टू -3/2। तो सिमेट्रिकल केस है। तो -3/2 कब बनेगा? जब सबके सब -1/2 होंगे, तब -3/2 बनेगा। सबके सब कितने होंगे? -1/2।
-1/2 -1/2 -1/2 ताकि सम कितना आ जाएगा -3/2। -1/2 बन रहा है मतलब एंगल दो वेक्टर के बीच में कितना होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया, देखो ध्यान से। तीनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना आएगा 120 डिग्री। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी आपके पास ये वाला केस आए कि a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट है, अगर -3/2 आ रहा है तो इसका मतलब, और सब यूनिट वेक्टर अगर हैं, इसका मतलब तीनों वेक्टर के बीच में एंगल 120 डिग्री होगा, तब ये -3/2 आता है। अंडरस्टूड? यस सर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? नहीं, मैक्सिमम नहीं पता कर सकते, सिर्फ मिनिमम। क्लियर एवरीवन? यस। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था, इसको लिख लो, मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। अब ध्यान से सीखना है इस क्वेश्चन को। ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर, वापिस से यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। अब इसके स्क्वायर की वैल्यू आपको 9 गिवन है, तो देखते हैं यहाँ से क्या रिलेशन आता है। सब लोग इसको ओपन करो, देखो फाइनल रिजल्ट क्या है। इस चीज को आप ओपन करो और मुझे बताओ यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने के बाद a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी? या फिर आप cos थीटा के टर्म्स में लिखना था तो cos थीटा, एक ही बात है। a डॉट बी की जगह क्या आ जाएगा? ए बी cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3। जो गिवन डेटा है उसको ओपन करो, सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है। चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया, आप लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर देंगे इसका आता है। सब लोग ओपन करो इसको। जब ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 a डॉट बी, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2 b डॉट सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2 a डॉट सी इक्वल टू 9। सब में वैल्यू पुटअप करोगे तो 1 + 1 2, 2 और 2 हो जाएगा 6। -2 कॉमन, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3। ए बी cos थीटा होता है और ए बी की वैल्यू 1 है, तो यहां से आ जाएगा -2 cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 इक्वल टू 3। इसकी वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 -3/2 है, तो ये वापस वही केस बन गया। -3/2 कब आएगा? जब सबके बीच में ये कितना होगा? -1/2 -1/2 -1। मतलब आपके जो थीटा एंगल होंगे ये 120 डिग्री होंगे वापिस। यहाँ से हमने ये इंटरप्रिटेशन।
ठीक है, ये पहला रिलेशन था। अब दूसरा जो हमें पूछा है, इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसका स्क्वायर करके ओपन कर दोगे, वापस क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca। फिर वहां पे वापस इन सब की वैल्यू रखेंगे, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा, 4a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a डॉट b। तो 2a डॉट b करोगे तो 5 2 10, 10 2 20 प्लस b डॉट c, तो 5 5 25, 25 इंटू 2 50 प्लस c डॉट f 10 इंटू 2 20। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर देना, सबकी वैल्यू क्या है 1 1 1, तो आएगा 4 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 20 कॉस थीटा 1 प्लस 50 कॉस थीटा 2 प्लस 20 कॉस थीटा 3। और कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 और कॉस थीटा की 3 की जगह आएगा -1/2 -1/2 और -1/2। तो फाइनली आपके पास देखो क्या आएगा, 25 प्लस 25 प्लस 54, यहाँ पे आएगा -1/2, मतलब -10 -25 -10, तो जाएगा 54 -45, दैट इज 9। इसके होल स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है, इसके रूट की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो देखो ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने खुद से पूरा करवाया आपको, ये वैरायटी आपके दिमाग में बैठनी चाहिए, दोनों वैरायटी कैसे फॉर्मूला को ओपन किया है और कैसे डेटा को यूज किया है, इन दोनों क्वेश्चन में ये आपको समझना है। पहले वाले क्वेश्चन में ए बी बी सी और सी ए की मिनिमम वैल्यू पूछी थी, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ से मिनिमम आया -3/2, और वो तब होगा जब सबके बीच में एंगल 120 डिग्री होगा, और 120 डिग्री पे कॉस थीटा -1/2 होता है। यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिया हुआ था और किसी दूसरे रिलेशन की वैल्यू पूछी गई थी, तो जो रिलेशन दिया हुआ था उसको सिंप्लीफाई जब किया तो वापस से cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 की वैल्यू -3/2 आ रही थी। तो -3/2 कब होगा, जब तीनों की वैल्यू -1/2 होगी। और फिर अपन ने -1/2 रख दिया, मतलब अपन को पता चल गया कि cos थीटा 1 थीटा 2 -1/2 है। फिर जो पूछा था उसका स्क्वायर ओपन कर दिया, तो उसका स्क्वायर कैसे ओपन किया, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को ओपन करके, और वापस वैल्यू पुटअप करी तो 9 आया, तो आपका आंसर 3 आएगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। yes sir. हरलीन, मनप्रीत, कृपा, सुहानी, आकाश, अंशिका, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ जी सर। यस सर। हरलीन, हर्ष, यस सर। ओके। हरलीन आप क्लास में हो? हरलीन कौर, कुछ बच्चे तो या तो फिर सिर्फ मोबाइल ऑन करके बैग में रख देते होंगे, ऐसा लगता है कभी कभी। हाँ चल रही क्लास, फुल अटेंडेंस है, टेस्ट भी फुल है, अटेंडेंस भी फुल है, बढ़िया। आपका जेई में स्कोर भी फुल आएगा, वेरी गुड। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। यस सर। Yes. वेरी। इसके बाद हमने पिछली क्लास में पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ए का बी पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला सिखाया था, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए का बी पे प्रोजेक्शन बताया था, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बी का ए पे प्रोजेक्शन हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना, डिवाइड। एक अच्छा क्वेश्चन कहाँ था बोला, ये वाला ट्राई करो एक बार। जो गिवन डेटा है उसको बस ढंग से उतारो, सब लोग अपनी अपनी कॉपी में एक बार ट्राई करो, जहां पे भी गलती होगी आपको सीखने को मिलेगा। जो भी गिवन डेटा है उसको प्रॉपर्ली उतारो, जो भी गिवन कंडीशन, तो जो जो पूछा है इसका स्क्वायर कर देना।
प्रॉपरली ट्राई करो सब लोग। करो सॉल्व। यहाँ पर गिवन डेटा, मैंने सिर्फ गिवन डेटा उतारा है। तरीका सोचो क्या होगा। जिसका आंसर आया चैट बॉक्स में लिखते जाओ। ट्राई किया सबने? आया आंसर किसी का? यस सर। जिसका जो जो आंसर आ रहा है ट्राई करो, जल्दी से बताओ, चैट बॉक्स में लिख के तो जाओ। देखो ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए दिया हुआ था। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का आपका फॉर्मूला बनेगा बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। जिसपे प्रोजेक्शन लेते हैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए, तो ये हो जाएगा सी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। यहां से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास जो डेटा आएगा क्या आएगा, बी डॉट ए
विल बी इक्वल टू सी डॉट ए, बी डॉट ए विल बी इक्वल टू सी डॉट ए। पहली चीज, ये पहले गिवन रिलेशन से डेटा आया। अगला रिलेशन था कि बी और सी परपेंडिकुलर है, तो बी और सी परपेंडिकुलर, तो मुझे एक ही चीज पता है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू मुझे पूछी थी उसको निकालने के लिए हर बार की तरह मुझे होल स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला मुझे पता है। तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस ऑफ सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख देंगे प्लस ऑफ माइनस सी, फिर बनेगा ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, फिर ट्वाइस ऑफ बी डॉट माइनस सी, मतलब माइनस ऑफ बी डॉट सी और माइनस ए डॉट सी। अब यहाँ पे इन सबके मैग्नीट्यूड की वैल्यू रखनी, मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ था ए बी सी का, सबके मैग्नीट्यूड की अगर आप वैल्यू रखोगे तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी और माइनस ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी। अब ए डॉट बी, अच्छा बी डॉट सी तो 0 है, बी डॉट सी तो ऑलरेडी क्या है 0, तो 2 कॉमन ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, और ए डॉट बी और ए डॉट सी भी बराबर है, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी 0 आएगी। ए डॉट बी और ए डॉट सी क्या था बराबर, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी 0। यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 16 प्लस 16, तो ये बनेगा आपका 36। कहाँ से 0 आ गया आप लोगों को पता नहीं। इसकी स्क्वायर की वैल्यू 36 आ रही थी, इसकी वैल्यू क्या आएगी 6। बताओ आया ना। माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी इंटू सी वो वाला लगती है सर, अलग अलग नहीं ओपन की। आपके सामने अभी सिखाया था फॉर्मूला, फिर भी गलती कर रहे हो आप लोग सब। अंडरस्टूड? Yes, sir. ध्यान रखा करो, देखो ठीक है। ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू पुट अप करी, आंसर 36 आया, रूट 36 का आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ कुछ बच्चों ने आंसर किया था। अंडरस्टूड हो गया सबको? Yes, sir. यस सर। प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन आते हैं जेई में अच्छे अच्छे। ठीक है, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ा था? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी आपको मैंने बता ही रखा है, देख लो एक बार, रिवाइज कर लो। ए क्रॉस बी क्या होता है? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है? ए इंटू बी इंटू साइन थीटा एन कैप, जहां पे एन कैप क्या होता है? डायरेक्शन। डायरेक्शन, जो कि वेक्टर ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के दोनों के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? देख लो ध्यान से अच्छे से। रिवाइज कर लो जल्दी से। क्लियर है? यस सर। है ना? ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब दोनों वेक्टर कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। ए क्रॉस ए 0 ही आता है। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखना, ए क्रॉस बी का अगर मान लो वापस किसी उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आंसर 0 आएगा। ए क्रॉस बी डॉट ए या फिर ए क्रॉस बी डॉट बी, आंसर क्या आएगा 0। इसका कारण क्यों है? क्योंकि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा वो ए के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का फिर से अगर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये रिजल्ट भी ध्यान रखना, ए क्रॉस बी डॉट ए और ए क्रॉस बी डॉट बी से आंसर क्या आएगा 0। लिख लो इसको भी। ये लॉजिक समझ में आता है क्यों? यस क्योंकि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा वो ए के परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। ए क्रॉस बी से वापस से जो वेक्टर मिलेगा वो बी की भी परपेंडिकुलर है, तो उसका भी उसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा 0। अंडरस्टूड? यस सर। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो सबको, अच्छे से ट्राई करना, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है। थोड़ा दिमाग लगाओ। किसी भी वेक्टर को अगर बनाना है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड तो दिया हुआ है, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर।
अब सोचना, डायरेक्शन निकालने के लिए यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। सर इसमें cos थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा? हाँ, इसमें आपको ये सोचना है पहले कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है। बताओ हर्ष, आप बताओ। मान लो दो वेक्टर आपको गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उन दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे? सोचो। तो उनका यूनिट वेक्टर। नहीं नहीं, और सोचो। जैसे मान लो मेरे को वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है ना। तब तो ये मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है और ये वेक्टर जिसको आता है वो क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी बोलेगा कोई नहीं, मैं पूछूंगा वही बताना। ये वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है। अब मुझे इन दोनों से परपेंडिकुलर एक वेक्टर पता करना है जो कि ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर हो। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी से परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन बताओ कौन सी होगी। हाँ हाँ, अंशिका पहले आप सोच के बताओ। ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर हो, कैसे पता करें? हर्ष आप बताओ। सर इसमें डायरेक्शन हाँ, बताइए। मुझे आपको ये बताना है कि एक वेक्टर जो ए और बी दोनों से अगर परपेंडिकुलर वो मुझे निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जिसका आंसर आ गया चैट बॉक्स में लिख दो फाइनल आंसर। एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर हो। हाँ जी सर, cos थीटा वाला फॉर्मूला लगा के a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a डॉट उससे b। तो एंगल निकलेगा, उससे क्या निकलेगा, एंगल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। ए क्रॉस बी क्रॉस से हम क्या प्रोडक्ट करते हैं, करेंगे। एक ए क्रॉस बी से हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी करने से हमें जो वेक्टर मिलता है वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है। यस। क्रॉस प्रोडक्ट हमने कल सिखाया था हर्ष, आप थे क्लास में कल, यस सर। है ना। तो क्रॉस यस प्रोडक्ट सर क्या था। सीखा था तुमने कि क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें जो एक वेक्टर मिलता है, वो जो वेक्टर होता है वो ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर होता है। और यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, ए क्रॉस ए विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू ए एंड ए क्रॉस बी विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू बी। देखो ये जनरली दिमाग से निकल जाता है, इसलिए सब लोग ध्यान रखना। क्रॉस प्रोडक्ट करने से हमें एक वेक्टर मिलेगा, वो जो वेक्टर होगा वो जो दोनों मेरे गिवन वेक्टर से क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी से जो वेक्टर मिलेगा वो ए से भी परपेंडिकुलर होगा, बी से भी परपेंडिकुलर होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था फाइंड अ वेक्टर
ऑफ मैग्नीट्यूड 7 विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर। अब मेरे को दो वेक्टर दिए, मान लो ए और बी। एक ऐसा वेक्टर जो इन दोनों से परपेंडिकुलर हो, तो दोनों से परपेंडिकुलर वेक्टर होता है आपका ए क्रॉस बी। तो आपको इस डायरेक्शन में एक वेक्टर मिला है, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड 7 चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या चाहिए? 7। तो सबसे पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लो, परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में वेक्टर निकाल लो। तो ये हो जाएगा आई जे के 2 -1 1 1 1 -1। ओके, अब इसको आप ओपन कर लेना। तो यहां से आपको ए क्रॉस बी की वैल्यू आएगी। इस सर डिटरमिनेंट 0 को आएगा। आप इस डिटरमिनेंट को आप ओपन करोगे, सब लोग ध्यान से देख लेना। डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करते हैं? आई कैप को छिपा लेना, 1 -1, ये हो जाएगा 0। जे कैप को छिपा लेना, -2 -1, माइनस। और के कैप को फिर छिपा के देख लेना। तो यहां से आपके पास ए क्रॉस बी आएगा, 0 आई कैप +3 जे कैप +3 के कैप। अब ये आपके पास ए क्रॉस बी आया है, लेकिन आपको डायरेक्शन चाहिए। आपको ए क्रॉस बी से क्या मिला है? ए क्रॉस बी से मुझे मिला है दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर मिला है, ये वेक्टर मिला है। अब डायरेक्शन चाहिए अगर आपको, तो इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? जो भी वेक्टर है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। रोटेट। ऊपर से 3 कॉमन ले लेना, जे कैप प्लस के कैप, और नीचे आपका बनेगा 3√2। तो आपके पास क्या है? यूनिट वेक्टर आ गया। अब आपको जो वेक्टर चाहिए, रिक्वायर्ड वेक्टर, वेक्टर कैसे मिलता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन से। कोई भी वेक्टर अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दो। अब मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 7, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 7, और डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दोगे। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर आपने निकाला हुआ है जे के प्लस के के बाय √2। आपको ये ध्यान रखना है। तो कभी भी सब लोग ध्यान रखो, कोई भी अगर क्वेश्चन में कभी ये पूछा है कि फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर, आपको निकालना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना पड़ेगा? क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करने से आपको एक वेक्टर मिलेगा जो कि बच्चे में दोनों वेक्टर के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ए क्रॉस बी करने से हमें एक वेक्टर मिलेगा जो कि दोनों वेक्टर से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? और यस सर। मैग्नीट्यूड, यस सर। मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना। डायरेक्शन कैसे निकलेगी? यूनिट वेक्टर से। हाँ, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो क्लियर करो। हर्ष? हाँ, जो ओके सर, आदमी क्लियर है। नहीं जान अंशिका? हाँ जी सर, ओके। नवजोत? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। आपने रिकॉर्डिंग देख ली थी पिछले लेक्चर की? यस सर, देख ली। विवेक? दिव्या? दिव्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। कृपा? कृपा? कृपा हो क्लास में? सर मनप्रीत? इसका फाइनल आंसर कितना होगा? यही फाइनल आंसर, 7/√2 जे के प्लस के कैप। ठीक है, मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, आप लोगों के स्कूल में चैप्टर हुआ है कि बाकी है अभी? हो गया सर। यही वाला चल रहा है सर। ठीक है, तो जिसके चल रहा है वो लोग ध्यान से इस चैप्टर को करना स्कूल में भी। मतलब एटलीस्ट इसके सॉल्व एग्जांपल ट्राई करना और क्वेश्चन ट्राई करना। क्लियर है? यस सर। ये प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी लेवल अच्छे से, तब जाके 3D में भी दिक्कत कम आएगी, है ना? एनसीईआरटी का आपका मैंने कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी इंक्लूड किए थे एनसीईआरटी के, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इसके देखो, ये जो चैप्टर है इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली।
आपको थोड़ा अपने लेवल पे एनसीईआरटी मॉड्यूल, जिसने एनसीईआरटी कर रखी हो वो मॉड्यूल से सॉल्व एग्जांपल कर सकता है। देखो ये सारा दिया हुआ है। वेक्टर क्या होता है हमने पहले पढ़ा था, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में बता रखा है। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये सारे टाइप्स के वेक्टर हमने देखे थे, ये एग्जांपल भी समझाया था क्लास में। फिर ये फर्स्ट एक्सरसाइज फंडामेंटल, ये तो कुछ नहीं है। फिर दो वेक्टर को एडिशन करने का तरीका, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उनकी प्रॉपर्टीज। एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर की भी कंडीशन यही थी, ए प्लस लैम्डा बी इक्वल टू 0, सॉरी ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। कंपोनेंट कैसे लेते हैं, अगर कोई पॉइंट एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, और मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है ये बता रखा है। दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है तो उनके एक्स के एक्स वाई और जेड तीनों के कंपोनेंट आपस में इक्वल होंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते, किसी भी डायरेक्शन में उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। देखो फंडामेंटल एग्जांपल। अगला बोला था फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस हैविंग मैग्नीट्यूड 7। देखो ये भी उसी से रिलेटेड है। एक वेक्टर जो इस डायरेक्शन में हो लेकिन मैग्नीट्यूड 7 हो, तो मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में चाहिए, तो इसके डायरेक्शन में चाहिए तो इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकाल लो, और फिर जो भी यूनिट वेक्टर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसके अलावा यूनिट वेक्टर निकाल लो तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर अगला बोला था फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस, तो पहले सम पता कर लो, फिर जो भी आंसर आएगा उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, है ना। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ दिस टू, तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेंगे फिर उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, इसके डायरेक्शन रेशियोज बताया था 1, 1, -2। और फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो तो डायरेक्शन कोसाइन आ जाता है। दो पॉइंट का वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, बी माइनस ए, तो P2 के P1 में से कोऑर्डिनेट माइनस करोगे तो वेक्टर आ जाता है। इसी तरह से दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है। सेक्शन फॉर्मूला भी वही आया था जो पिछली बार बताया था, m इंटू पी प्लस एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन, इंटरनल में प्लस एक्सटर्नल में माइनस। इससे सेक्शन फॉर्मूला पे भी 2-3 अच्छे क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। फिर ये पूरी एक्सरसाइज 10.2, ये सारा फंडामेंटल आपको क्लियर करने वाली एक्सरसाइज है। शो दैट द वेक्टर आर कोलिनियर, वेक्टर को कोलिनियर प्रूव करना मतलब एक दूसरे के लैम्डा के कंपोनेंट होने चाहिए, या फिर इनके आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो अगर आपस में इक्वल होंगे तो वेक्टर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सेक्शन फॉर्मूला में बेस अच्छे क्वेश्चन है। फिर प्रोडक्ट हमने देखा, दो तरह का प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है प्रोजेक्शन। ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ए डॉट ए करने पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए का होल स्क्वायर होता है। ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, आंसर सेम आता है। दो वेक्टर के बीच में कभी भी अगर एंगल निकालना हो तो कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करो। कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। प्रोजेक्शन, ए का बी पे प्रोजेक्शन क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज व्हाट, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ध्यान रखना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में भी खेल लिए थे। मैंने स्टार्टिंग में आपको फंडामेंटल से कवर किया था, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिए थे। अब प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन दिस, इस वेक्टर का इस पे प्रोजेक्शन लेना है तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये सॉल्व एग्जांपल भी आप घर पे ट्राई कर सकते हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं और बोला है कि शो दैट दे आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट दिए हुए हैं तो 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनाओ। तो मान लो ए बी वेक्टर बना लिया, ए सी वेक्टर बना लिया। अब उनके आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो निकाल सकते हो। इसके बाद ये 10.3 है, 10.3 भी पूरी कर सकते हो अब आप अच्छे से। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लायक है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब राइट हैंड थंब रूल लगता है। राइट हैंड की फिंगर को एक्स से वाई की तरफ रोटेट करोगे तो थंब का डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। तो राइट हैंड थंब रूल,
ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा एन कैप, और इससे सारी चीजें हमने यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज भी गिवन है, जो भी क्लास में बताया सारे नोट्स यहाँ प्रॉपरली गिवन है। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है। ये सारी चीजें अब हो गई। ट्राइंगल का एरिया निकालना तो कोई ट्राइंगल की कोई भी दो साइड्स पता कर लो वेक्टर के फॉर्मेट में। जैसे ट्राइंगल एबीसी है तो एबी पता कर लिया, एसी पता कर लिया, एबी क्रॉस एसी निकाल लिया, एबी क्रॉस एसी निकालने के बाद उसका मैग्नीट्यूड पता कर लिया, वो मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड कर दिया। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए ये, और फिर ये इस पे 10.4 है। बाकी तो फिर और भी था लेकिन अब सिलेबस में सब डिलीट हो गए। इसके बाद ये मिसलेनियस एक्सरसाइज, ये भी बहुत अच्छी होती है, एक एक क्वेश्चन इसका जेईई मेंस लेवल रहता है। मिसलेनियस भी ढंग से कर लोगे तो भी आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो स्कूल में जब भी जाओ, फ्री पीरियड हो, देखो आज ये कराया था मैंने आपको, इस तरह की वैरायटी, ये भी सारे क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो। और मिसलेनियस एक्सरसाइज 10, स्कूल में जब भी फ्री बैठे हो इस एक्सरसाइज को ट्राई करो, अपने स्कूल की टीचर से डाउट डिस्कशन करो, या क्लास में अपने फ्रेंड के साथ डिस्कशन कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अगर इससे भी फंडामेंटल आपको क्लियर हो गई, ये अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इसमें भी 19 क्वेश्चन। आपका होमवर्क यही है, अभी वेक्टर में अभी मैं आपको पीवाई को अगले वीक से दूंगा। अभी आपका काम ये है कि आप अब देखो यहाँ पे इन्होंने समरी भी दे रखे थे, यहाँ से आप शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, फॉर्मूला शीट है, ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर। यस थोड़ा मेहनत करके आना। मंडे वाली क्लास में हम जेई मेंस के वेक्टर के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा आपको। मंडे को पीवाईक्यू करेंगे वेक्टर्स के, ट्यूसडे को 3D स्टार्ट हो जाएगा, ट्यूसडे फिर थर्सडे और फ्राइडे, 3 दिन में 3D आराम से हो जाएगा। और मंडे को जेई वेक्टर अलजेब्रा की पीवाईक्यू करेगा। आप तब तक जितना एनसीईआरटी मैंने आपको भी बताया है ये आप करके आओगे। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। और एक चीज और, आपको हम लोग मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपका रिवीजन प्लान भी हम बना रहे हैं कि कैसे आपका चीजें रिवाइज करवानी है। मेजर फोकस हमारा ये रहेगा कि 12th के टॉपिक को वापस आपको ढंग से एक बार रिवीजन करवाते हैं, और 11th के कुछ सिलेक्टेड गिने चुने टॉपिक ही करते हैं, क्योंकि आपका अभी भी 12 ढंग से आप लोगों ने किया नहीं है, ठीक है? तो वो जो वर्कशीट्स हैं वो आप करते रहो, ठीक है? तो वर्कशीट पहले ही मान लो 25 में से आपसे 5 क्वेश्चन बन रहे, ओके 5 बनाओ एटलीस्ट, बाकी 20 क्वेश्चन को, उस 20 में से भी मान लो 10 नहीं बन रहे, कोई बात नहीं, बचे हुए 10 सॉल्यूशन से देख के समझो। जितना आपसे बन पा रहा है उतना ट्राई करने की कोशिश करो, ताकि उस चैप्टर का थोड़ा थोड़ा रिवीजन होता रहेगा। बिल्कुल ही छोड़ दोगे, बिल्कुल ही नहीं करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा वहां। रिवीजन होगा लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो खुद से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अपना टारगेट रखना कि 30 तारीख तक एटलीस्ट जितने भी आपको वर्कशीट मिल रही है उन वर्कशीट में से कुछ कुछ क्वेश्चन आप अपनी ईमानदारी से ट्राई करते रहो। बार बार कोई रिमाइंडर नहीं देगा टीचर के करो करो करो, ठीक है? आपको खुद से ही ट्राई करना है। और ऐसा भी नहीं कि सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, आपको ट्राई करना, नहीं क्वेश्चन बने दूसरी बार एक बार और ट्राई करो, सॉल्यूशन से समझो और आगे बढ़ो। सॉल्यूशन से समझ समझ के आगे बढ़ते जाओ। वापिस से इन सारे चैप्टर का रिवीजन का प्लान बनेगा दिसंबर में, लेकिन वो रिवीजन में आपको फायदा तब होगा जब थोड़ा बहुत पहले से आता हो। ऐसा नहीं होगा कि उस एक चैप्टर को पढ़ाने में 10 दिन लगाएंगे। एक चैप्टर के लिए मैक्सिमम 1 या 2 दिन में हो जाएगा, मैक्सिमम 1 दिन या 2 दिन में। तो 1 या 2 दिन में जब कोई एक चैप्टर होता है, 1 दिन में भी मतलब 1 घंटा, 1 से 2 घंटे में अगर हम कोई चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे तो उसके लिए आपको पहले से थोड़ा आना चाहिए। इसलिए आप थोड़ा बहुत अपनी मॉड्यूल, अपने ये वर्कशीट्स अटेम्प्ट करो, ताकि जब आप वो रिवीजन वाली क्लासेस में अटेंड करोगे तो आपको वो चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाए। 12 भी अगर आपने अच्छे से कर लिया तो भी आपके बहुत अच्छे से चीजें कवर हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। एंड हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। चलो आज आपको मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ। एनसीईआरटी अच्छे से कवर कर लेना संडे तक, ताकि मंडे से हम पीवाईक्यू वाला पार्टिसिपेशन कर सकें। अंडरस्टूड? और आपको अगर एनसीईआरटी में डाउट है तो आप डाउट डिस्कशन ग्रुप पे पूछ सकते हो, या सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन मांग लेना, ठीक है? ओके।
ओके सर। और दूसरी चीज, वो जो वर्कशीट्स हैं उनके सॉल्यूशन भी मैं अपडेट कर रहा हूँ। तो आप लोग जो जिस लोगों ने भी पुरानी वर्कशीट करी और उनके डाउट्स अगर रह गए हो तो एक बार आप सॉल्यूशन से रेफर कर लेना सर संडे तक, ठीक है। तो इस संडे तक की जितनी भी वर्कशीट है उन सारे सॉल्यूशन में अपडेट कर दूंगा शीट पे, क्लियर है। यस सर। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट की भी चाहिए हो तो आप अपने टीचर्स को अलग से मैसेज कर देना कि मैम सॉल्यूशन अपडेट कर दो, ठीक है। ओके यस सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।